हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, कैसे हो मेरे शेरों। आई होप एकदम बढ़िया और जीवन आपका एकदम मजे में चल रहा होगा। तो मजे के साथ साथ पढ़ाई ही जरूरी है। हम आपके सामने आ गए हैं अगला चैप्टर लेकर, जिसका नाम है समास और समास विग्रह। बहुत शानदार तरीके से हम इसको पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मुझे प्यारे प्यारे अपने साथियों से पूछना है कि कैसे हो, कैसी चल रही है तैयारी। एकदम जबरदस्त चल रही होगी ना, एकदम फाइनल टर्म्स धीरे धीरे आ रहे हैं और आप अपनी तैयारी में लगातार जुटे होंगे ना। मैं ये नहीं मान सकता कि डायरेक्ट आप रील से सीधा पहुंच रहे होंगे एग्जाम हॉल में। नहीं नहीं नहीं, आपको लेक्चर्स, अटेंडेंस, इन सारी चीजों का ध्यान होगा। सीधा स्टेप आपको रील से एग्जाम वाले हॉल में नहीं रखना है। उसके लिए आपको पढ़ाई करनी जरूरी है और हम आपके लिए इसीलिए प्यारा सा चैप्टर लेकर आ गए। तो क्या कहते हैं, शुरू करें? चलिए बहुत तेजी से शुरू करते हैं और तेजी से आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए कि आप सब कैसे हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? हम पढ़ने वाले हैं समास और समास विग्रह। क्या पढ़ने वाले हैं? एक सेकंड, पेन का कलर भी मैं चेंज कर देता हूं। चलिए, समास और समास विग्रह को हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि आखिर क्या चीजें इनमें होती हैं। बेटा मैं आपको बताता हूं, जब हम सभी लोग दो वर्णों के जोड़ से कुछ अलग बना देते हैं तो वो संधि कहलाती है। लेकिन जब हम दो शब्दों को जोड़ दिया करते हैं तो समास का निर्माण हो जाता है। कैसे जोड़ना है, कैसे क्या करना है, कैसे अलग करेंगे सर, कितने टाइप्स हैं, क्या क्या याद करूं मैं? सब याद करवा दूंगा। बस इस लेक्चर में तुम्हें अंत तक बने रहना और बहुत ध्यान से सारी चीजों को समझते हुए चलना है। पूरा 20, 25, 30 मिनट का जितनी भी देर का लेक्चर होगा उतनी देर आपको शांति से सिर्फ और सिर्फ लेक्चर ही देखना है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप अपने हाल चाल बताते रहिएगा। चलते हैं, शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन सा कलर इस पे चल जाएगा जो दिखाई दे। तो चलिए 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 चलिए, इसको लेके देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं क्या ही जा रहा है। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलकर एक नया शब्द बनाया जाता है तो इस प्रक्रिया को समास कहा जाता है। जैसे मैंने बताया कि दो शब्दों को जोड़ दोगे बाबू तो क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। तथा समास किए हुए समस्त शब्द को समस्त पद या सामासिक शब्द कहते हैं। सर जी ठीक है, बात तो समझ में आ गई, डेफिनेशन तो हमें पता चल गई, लेकिन 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 अब इसके बारे में मुझे बताइए कि भैया होता क्या क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे हमें पता चलेगा सर जी? बहुत संकट है। तो आ जाइए, संकट को दूर करते हैं और देखते हैं। जब समास के सभी पदों को अलग अलग किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। बेटा समास हुआ है तो वो अलग भी होगा, और जब अलग हो जाएगा तुरंत के तुरंत आप बता दोगे कि हाँ सर जी ये बात सही कह रहे हैं। जैसे नर और नारी एक समास है, इसको समास विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे? इसके बीच में जो छुपा हुआ शब्द है उसी के माध्यम से समास विग्रह हो सकता है, नर और नारी। अब भैया ये और जो बीच में आया है ये कौन सा समास होगा? देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। देश और भक्ति थोड़ी ना होगा, देश के लिए भक्ति। सर ये के लिए क्या है, कहां से आया, क्या है, कौन सा समास है सर? डर लग रहा है, सारे डर को दूर कर दूंगा, आ जाओ इधर। समय के अनुसार यानी यथा समय। अब यहां पर क्या हो जाएगा? ओहो हो, नहीं भैया ज्यादा तेजी नहीं दिखाते हैं। दशानन यानी 10 हैं आनंद जिनके। अब ये मान ही नहीं रहे कि अलग हो जाएं 2 मिनट के लिए। हाँ बहुत बढ़िया, चलिए। यथा समय मतलब समय के अनुसार। अब इसमें कौन सा समास है? ये सब तो अलग अलग दिखा रहा है, मैं यहां पर आपको शब्द दिखा रहा हूं और समास विग्रह दिखा रहा हूं। अब दशानन, 10 है आनंद जिनके। 10 आनंद मतलब होता है सर, तो 10 आनंद हैं जिनके, अर्थात रावण। सर जी यहां तो किसी तीसरे का ही बोध हो जा रहा है, ये किस समास में जाएगा? सारी चीजों को मैं समझाऊंगा, सब कुछ यही मिलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं। भाई और बहन, भैया भाई बहन। तो सर हमें कैसे पता चलता है कि यहां पर देश के लिए भक्ति लगी हुई है, यहां पर भाई और बहन होगा? तो इन सभी चीजों के लिए मैं आपको आगे ले चलता हूं और एक एक चीजें करके दिखाना शुरू करता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ। क्या बताना चाहते हैं? कि भैया समास में 2 पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। ठीक है ना? एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। भैया जैसे मान लीजिए एक शब्द दिया गया है विद्यालय। अब इसका अर्थ अगर आप निकालोगे तो विद्या के लिए आलय, यानी विद्या के लिए कोई भवन, विद्या के लिए कोई जगह। जैसे ये स्कूल बना हुआ है, मान लो ये कौन सा स्कूल, अगर पहचान पाओ तो बताओ, नहीं तो तुम अपने ही स्कूल का नाम बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में। हाँ बहुत
बढ़िया, चलो शानदार। अब देखो विद्या क्या हो गया, जो पहला है वो पूर्व पद हो जाएगा और जो बाद में लगा है वो उत्तर पद हो जाएगा। और जब इसका अर्थ हम देखेंगे तो यहां पर निकल के आ जाएगा विद्या के लिए आलय प्रभु जी। तो इतनी चीजें समझ में आ गई। तो अब हम पढ़ेंगे आगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बताओ कितने टाइप के समास होते हैं? फटाफट कमेंट सेक्शन, फटाफट कमेंट सेक्शन में। इतना समय नहीं मिल पाएगा, इतना समय नहीं मिल पाएगा। तो आज हम अपनी इस प्यारी सी क्लास में 6 समास को देखेंगे और 6 वो समास के टाइप को देखेंगे। उन टाइप्स को इतने शानदार तरीके से हम कर लेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। बस ध्यान से तुम्हें बने रहना है मेरे साथ। पहला होता है अव्ययी भाव समास, बहुत बढ़िया सर जी, ठीक है। दूसरा होता है तत्पुरुष समास, ठीक है सर जी। तीसरा होता है कर्मधारय समास, ठीक है सर जी। चौथा होता है द्विगु समास, ठीक है सर जी। पांचवा होता है द्वंद्व समास, ठीक है सर जी, ठीक है ना। और छठा होता है हमारा, थोड़ा सा ऊपर आ जाओ बाबू, हाँ, छठा होता है हमारा बहुब्रीहि समास। अब सर जी ठीक है, 6 टाइप हैं, पता चल गया। कौन कौन से हैं पता चल गया। अब इन सबको बता दीजिए मुझे। तो चलिए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। अव्यय माने क्या होता है बेटा? अव्यय मतलब जानते हो, ऐसा शब्द जिसके कारण ना लिंग में वाक्य, मतलब उस शब्द के कारण ना लिंग में कोई मतलब परिवर्तन हो रहा हो, ना मतलब लिंग वचन कारक उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा, कोई भी परिवर्तन नहीं हो पाएगा। देखिए इसमें प्रथम पद अव्यय होता है, प्रथम पद। अब वही पूर्व पद को प्रथम पद कहा जाता है और उसका अर्थ प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस अव्यय पद का प्रारूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता, वो हमेशा एक जैसा रहता है। कोई भी कारक हो, कोई भी लिंग हो, कोई वचन हो, वो नहीं बदलेगा। अभी जैसे मैंने आपको यथा समय बताया था, यथाशक्ति बताया था, तो यथाशक्ति में पहला पद कौन सा है? यथा हो जाता है बेटा। अव्ययी भाव समास को देखने की कोशिश करते हैं। यथाशक्ति यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है यथाशक्ति बेटा। अब एक चीज मैं और आपको बताता हूं, हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि अव्ययी भाव समास आपको ना समझ में आए। तो एक काम करना, बाकी सारे पढ़ लेना तुम, और जो बचा वो अव्ययी भाव समास में आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन पहले कोशिश करो समझने की, हो सकता है समझ जाओ तुम। तो यथाशक्ति पहला पद प्रधान होगा शक्ति के अनुसार। अब तुम यहां पर किसी का भी प्रयोग कर लो। मैंने जैसे अपने, मेरे 2 बच्चे हैं, मान लो एक बालक है एक बालिका है। मैंने बालक से कहा बालक अपने अनुसार अपनी यथाशक्ति से पढ़ाई कर लो या ये काम कर लो। मैंने बालिका से भी कहा कि बेटा तुम अपनी यथाशक्ति से ये काम कर लो। मतलब कोई भी लड़का हो लड़की हो, कोई भी लिंग वचन कारक कुछ भी, किसी में भी इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, वही अव्ययी भाव समास होता है। जैसे यथाक्रम या क्रम के अनुसार, यथा नियम नियम के अनुसार। अब इनका आप प्रयोग करके जरा देखो, इन सभी का एक एक। जैसे मान लो, चलो यहां पर प्रतिदिन दिया है, प्रति, प्रति मतलब क्या? इसका पहला पद प्रधान है, प्रति प्रधान होगा प्रत्येक दिन। अब मैं कहूं राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, सीता प्रतिदिन विद्यालय जाती है, क्या प्रतिदिन में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ भाई। तो जब यही यहां पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा कि भैया इसके ऊपर ना किसी लिंग का, ना किसी वचन का, ना किसी कारक का कोई परिवर्तन नहीं पड़ता। बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने दे रखे हैं, इनको आपको पढ़ना है। एक एक एग्जाम, मतलब एक एक अगर आप सवाल बना लेंगे, जैसे मीरा प्रतिवर्ष क्लास में फर्स्ट आती है, राम प्रतिवर्ष क्लास में फर्स्ट आता है, तो इसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है मेरे शेरों। तो ये होता है अव्ययी भाव समास। दुनिया भर के उदाहरण मैंने यहां पर लिख रखे हैं, आप इनको देखिए और पढ़ते रहिए। चलिए कोई बात नहीं है, अब हम चलेंगे और समास की तरफ आगे बढ़ेंगे। अव्ययी भाव समास का इतना ही मतलब है, लेकिन आप इनका जब प्रयोग करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो चीजें समझ में आएंगी। लेकिन आगे लंबी कहानी है, लंबी रेस है आगे, तो क्लास लंबी ना हो इसलिए ये अब मैं शुरू कर रहा हूं। तत्पुरुष समास। क्या मुझे कोई बता सकता है तत्पुरुष समास करने का समास कितने टाइप के होते हैं? आज मैं आपको बताऊंगा, आज से लेके आपके अगले 70 जन्मों तक आप नहीं भूल पाओगे, कभी नहीं भूलोगे कितने टाइप के होते हैं तत्पुरुष समास। कैसे सर? जी हाँ, कारक आपने सुना है, कारक, कारक कितने टाइप के होते हैं बेटा? कारक कितने टाइप के होते हैं जरा मुझे कोई बताएगा? थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूं भाई, बहुत पतला है। हाँ, कारक कितने टाइप के होते हैं बेटा? कारक सर जी 8 प्रकार के होते हैं। वेरी गुड। 8 प्रकार में पहला और 8वां अगर छोड़ दें हम तो कितने कारक बचे? यहां पर बीच में बचे हमारे 6 कारक। तो ये जो 6 कारक हैं बेटा, यही हमारे क्या होते हैं? यही हमारे तत्पुरुष समास होते हैं। तो आज के बाद कभी भी आपको तत्पुरुष समास याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुरंत आप पहचान जाओगे कि देश के लिए भक्ति कौन सा समास है, तुरंत कहोगे सर तत्पुरुष समास है। पहचान गए? क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से पृथक, संप्रदान के लिए अपादान से पृथक आ गया तुरंत बीच में भाई साहब। तो कर्ता छोड़ देना है और आखिरी छोड़ देना है, 8वां संबोधन छोड़ देना, बाकी सभी जितने बचे हैं बेटा सब कहां आ जाएंगे?
सब आ जाएंगे तत्पुरुष समास में। अब एक एक चीज करके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बहुत ध्यान से, बहुत हिसाब से बने रहना क्लास में। जहां समस्त पद के दो खंडों के बीच से परसर्ग ना को के लिए का लोप हो जाता है वहां तत्पुरुष समास होता है। जैसे देश के लिए भक्ति, तत्पुरुष का शाब्दिक अर्थ होता है उसका आदमी, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा राजकुमार, तो क्या हो जाएगा बेटा, राजा का कुमार। कौन सा समास हो जाएगा? अगर समास के अंदर हम पहले पूछेंगे कौन सा समास, तुरंत कहोगे का, संबंध, का के की, रारेरी, संबंध आ रहा है सर जी, संबंध तत्पुरुष समास होगा। ऐसे अगर संबंध नहीं लिखा हो तो डायरेक्ट आप तत्पुरुष समास बता दोगे, टेंशन की बात ही नहीं आएगी। यहां कुमार प्रधान है बेटा। अब इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, पहला पद। अब किसी किसी समास में पहला पद प्रधान होगा, किसी किसी समास में दूसरा पद आपको प्रधान देखने को मिलेगा बेटा, ठीक है ना। चीजें समझ में आ रही हैं? किसी समास में आपको पहला पद, किसी में दूसरा पद, किसी में दोनों पद प्रधान होंगे, किसी में कोई विशेषण होगा। तो एक एक को करके समझते रहो, तभी चीजें क्लियर होंगी। इसकी बनावट में दो शब्दों के माध्यम के कारक चिन्ह का, के, की, को, के लिए, से, में, पर का लोप हो जाता है, यानी वही 6 विभक्ति का जो कारक में है, जो मैंने आपको बताया है। इन्हीं 6 विभक्तियां का यहाँ पर लोप हो जाता है, वो तत्पुरुष समास कहलाता है। अब आगे देखते हैं कितने भेद हैं। यहां पर लिखा हुआ है 6 भेद हैं बेटा, इस चीज को ध्यान में रखना। कितने भेद हैं ताऊ? 6 भेद हैं, इस बात को ध्यान रखना। अब कौन सा पहला शुरू करें बेटा हम? तो कर्ता तो होगा नहीं सर, कर्म, कर्ता ने कर्म को यहां पर आएगा। तो अब देखना है इसमें कर्म की विभक्ति को का लोप होता है। लोप माने गायब होता है। शब्द आपके सामने दे दिया जाएगा देशगत। अब देशगत का अर्थ क्या होगा बेटा? देश को गत, मतलब देश को जाना, ग्रामगत ग्राम को जाना, गृहगत गृह को जाना, ठीक है ना। समझ में आ रही है ना बात? समझ में आ रही है ना? जैसे मैंने कहा था भैया, आप कहोगे कि सर को कैसे पहचाने, तो कर्ता ने कर्म को। जैसे शिक्षक ने पाठ पढ़ाया तो कर्ता हो गया, शिक्षक ने बच्चों को पीट दिया, को, बच्चों को पीटे गए हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ग्रामगत, ग्राम को जा रहा है कोई, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? जब कभी भी इस तरीके का वाक्य आपको दिखेगा, परलोक गमन, परलोक को जाना, मुक्ति मिल गई, सीधा राम नाम सत्य हो गया, स्वर्ग प्राप्त यानी स्वर्ग को प्राप्त हो गया है, ठीक है। बात को समझ में आई? बात को समझ में आई कि किस चीज का लोप होगा? फटाफट कमेंट सेक्शन में अभी के अभी बताओ। अब क्या तुम कर्म तत्पुरुष समास को पहचानने में तत्पर हो या नहीं हो? हाँ, एक जगह समस्या आ सकती है कि सर जी कालक ही नहीं आता। अगर कालक ही नहीं आता बेटा तो थोड़ा कारक पढ़ लेना। कारक पढ़ोगे, अभी इस क्लास में तो कारक मैं पढ़ाऊंगा नहीं तुम्हें, ठीक है। तो कारक की क्लास देख लेना, इसी चैनल पे तुम्हें मिल जाएगी। बस आ जाओ, आगे चलते हैं। इनमें से इसमें कारण, अब कौन सा गया? करण। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदाय से 2 जगह प्रयोग होता है, तो दोनों जगह अलग अलग जैसे आएगा मैं उसे बताऊंगा आपको। देखो बेटा, इसमें करण कारक की विभक्ति से का लोप होता है। लोप होता है से का, कैसे पता चलेगा कि ये करण वाला से है? तो क्या होगा बेटा? मुंह मांगा, मुंह से मांगा। यहां पर क्या हो रहा है? पता चल रहा है, किस चीज का पता चल रहा है? जैसे बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो यहां संसाधन पता चल रहा है किस चीज से जा रहे हैं, और जहां संसाधन पता चल रहा हो वहां पर आपको तुरंत बता देना है कि ठीक, गुरुकृत, गुरु से, गुरु के द्वारा। अच्छा, से और के द्वारा दोनों का लोप हो सकता है बेटा? नहीं पता चले कह दो, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, ठीक है ना। से भी रहता है, के द्वारा भी रहता है उसमें। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, हस्त लिखित, हाथ से लिखित। अब यहां पर आपको संसाधन पता है किस चीज से लिखा जा रहा है? हाथ से लिखा जा रहा है, ठीक है ना। बच्चे ने, राम ने श्याम को डंडे से पीटा, उपकरण का पता चल रहा है। और जब कभी भी उपकरण का पता चल रहा हो तो क्या होगा बेटा? आपका करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। और मोस्ट ऑफ टाइम एग्जाम में करण तत्पुरुष नहीं पूछेगा, ये अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, बहुब्रीहि है, क्या है, तो तुरंत तुम पहचान लोगे। पहचान लोगे कि नहीं? बताओ, आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में तेजी से, बिल्कुल पहचान लोगे। अब जब आगे बढ़ते हैं हम इससे, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। अब जब संप्रदान तत्पुरुष की बात आएगी, मान लो एक सवाल आपसे मैंने पूछा कि बेटा संप्रदान तत्पुरुष में किस विभक्ति का लोप रहेगा, कौन क्या विभक्ति लगती है? तो तुरंत तुम्हें बताना है सर जी के लिए का प्रयोग होता है। बस यही सब बीच से गायब रहेगा। देखो, क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, पाठशाला, पढ़ने के लिए शाला,
पुस्तकालय पुस्तक के लिए आलय, देशभक्ति देश के लिए भक्ति, कृष्ण अपर्ण यानी कृष्ण के लिए अपर्ण। यहाँ पर जब कभी भी के लिए का गमन हो जाएगा या के लिए का लोप हो जाएगा तो वो क्या होगा लल्ला, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ। तो अब तुम्हें देखो कितनी तेजी से तुम चल रहे हो, 3 तुमने पढ़ लिया, अपादान पे पहुंच गए। अब अपादान से पृथक, अपादान में जब से का प्रयोग होता है बेटा तो वहां पर अलगाव, तो वहां पर बेटा अलगाव की स्थिति होती है। जब कभी भी से का प्रयोग अलगाव के लिए आ रहा हो तो वो अपादान आ जाएगा, कारक हो जाएगा। क्यों, कैसे होगा सर जी, जरा आप मुझे बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं बेटा। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, नदी से 1 बाल्टी पानी निकाल लाओ, नदी से 1 बाल्टी पानी निकाल लाओ या निकाल लिया तो क्या हो जाएगा, नदी से अलग हो रहा है, पानी अलग हो जा रहा है। लेकिन कलम से पत्र लिख दिया, कलम हमारी उपकरण हो जाएगी वहां पर, तो वो करण कारक में चला जाएगा। तो देखो पथ से भ्रष्ट, क्या कह रहे हैं, पथ से भ्रष्ट हो गए भैया। अब पथ मतलब क्या, रास्ता होता है भैया, नहीं पता चले तुम यही नहीं समझ पा रहे हो कि सर जी ये क्या होता है। तो पथ भ्रष्ट मतलब अपने रास्ते से भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट। जैसे बहुत सारे लोगों को घर में कहा जाता है अरे ये क्या खा लिए, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। कभी कभी जो वेजिटेरियन है सभी लोग, हमें लोग को घर में कहा जाता था, केक आता था, अरे नहीं 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 एग वाला केक है, नहीं खाते हैं, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, धर्म से भ्रष्ट। पदच्युत मतलब क्या हो जाता है, मान लो कोई अधिकारी, पदच्युत का मतलब क्या हुआ, पद से मुक्त, मतलब कोई अधिकारी करप्शन में पकड़ लिया गया, उसको प्रधानमंत्री और यार सॉरी मान लीजिए आपके गृह वो सीएम यार चीफ मिनिस्टर ने कहा, उसको पद से मुक्त कर दिया, भाई तू जा, तू घर जा, अपने कोई काम नहीं है तेरा। अब देखो यहां पर हम देखेंगे बुद्धिमान, बुद्धि से हीन, बुद्धिहीन सॉरी बुद्धिमान नहीं बुद्धिहीन। मम्मी कहती नहीं भेजी थी तुम्हें 2 किलो आटा लाने के लिए, लेकिन तुम रील देखते देखते गए, 10 रुपए का आटा ले आए, बाकी 90 रुपए का अपने लिए सामान खरीद लिए। मम्मी कहती बुद्धिहीन हो क्या, तुमको 1 किलो बोले थे आटा और तुम 100 ग्राम लेके चले आए हैं। ये सब डायलॉग हम लोग को मिला करता है। तो आपको कहना है माता जी इसमें अपादान तत्पुरुष समास है, बस माहौल एकदम शांत हो जाएगा, 90 रुपए का जो गमन था वो भी बच जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब संबंध, संबंध का के की रा रे री, जैसे यमुना तट, यमुना का तट, पवन पुत्र, पवन का पुत्र, राजपुत्र, राजा का पुत्र, गंगा जल, गंगा का जल। देखो ना बाबू, सब यहां पर दिया गया है। अब जब कभी भी संबंध के, अरे भैया तुम ऊपर हो जाओ, हाँ अब थोड़ा सा तुम इधर आ जाओ, हाँ, यमुना तट, यमुना का तट, राजपुत्र, राजा का पुत्र बेटा, ठीक है ना, गंगा जल यानी गंगा का जल। जब कभी संबंध का पता चल रहा हो तो संबंध तत्पुरुष, अगर क्वेश्चन में खाली तत्पुरुष समास पूछा हो तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। अधिकरण में पर, अधिकरण में पर होता है बेटा, में पर का लोप हो जाएगा लल्ला। अब देखिए जैसे मैं कहूं शरणागत, मैं आपकी शरण में आगत आ गया हूं महाराज। पहले के जमाने में बड़े बड़े लोग कभी किसी राज्य को छोड़ के जाया करते थे तो दूसरे राज्य में जाके कहते थे महाराज मैं आपकी शरणागत हूं, अब मैं आपकी शरण में आ चुका हूं, अब यहीं रहूंगा मैं। शोकमग्न, शोक में मग्न, मतलब यहां पर में और पर का विभक्ति का लोप हो रहा है बेटा, इस बात को समझ रहे हैं। शरणागत, यहां से एक एक को समझो, शरण में आगत, शोकमग्न, शोक में मग्न, दानवीर, दान में वीर। अब दानवीर कौन था, दानवीर कर्ण थे। अगर आपने महाभारत देखी होगी तो उनसे बड़ा दानवीर दुनिया में कोई था ही नहीं, और उनको जो शक्तियां प्राप्त थी अगर वो उनसे ना मांगी गई होती तो आज परिणाम कुछ और होता। हालांकि एक तरफ ईश्वर थे और एक तरफ मनुष्य थे तो जीत तो तय ही थी, लेकिन बीच में जो धर्म संकट बन के खड़े थे, जो कृष्ण जी को भी हिला रहे थे, वही थे दानवीर कर्ण। और अर्जुन के पुत्र, अरे अर्जुन के पिताजी हमारे इंद्रदेव, वो और कर्ण जी सूर्य के पुत्र थे। तो जब सूर्य पुत्र कर्ण का जन्म हुआ था तो उन्हें कवच और कुंडल मिला था। दुनिया के सारे अस्त्र शस्त्र उसमें समा जाया करते थे भाई साहब, कोई भी अस्त्र शस्त्र चलाएगा उस कवच कुंडल के अंदर ही समा जाएगा। लेकिन अर्जुन के पिता ने जब जाना कि युद्ध में ये भारी पड़ सकता है तो वो दान दिया करते थे, सुबह सुबह जाया करते थे, गंगा माँ को अर्घ दिया करते थे, जल चढ़ाया करते थे, उसके बाद जो भी उनसे मिलता था उसको वो दान दे दिया करते थे, जो मांगा करता था। इंद्रदेव ने अपना रूप बदला और जाकर उनसे मांग लिया कि भैया तुम मुझे अपना कवच और कुंडल दे दो, और वो इतने बड़े दानवीर कि उन्होंने अपने शरीर से उसको अलग करके दे दिया उनको। ठीक है ना। अब कला प्रवीण, कला में प्रवीण, जैसे मान लो तुम कल रात को खेलने चले गए गेम,
बढ़िया ले दनादन क्रिकेट चल रहे हो, विराट कोहली बन गए हो और सुबह स्कूल पहुंचे, होमवर्क, तब तुम्हें आता है कला। सर जी बहुत रात में तबीयत खराब हो गई थी, मैं क्या ही बताऊं, मैं किसी तरह स्कूल आ पाया हूँ, होमवर्क कहाँ से पूरा होता। या तो सबसे बड़ा बहाना, सर पूरा कंप्लीट था, कॉपी भूल गया मैं। तो बस इसके बाद तो तुम्हें धनाधन धनाधन धनाधन, सुंदरलाल दे सुंदरलाल ले सुंदरलाल, यही सब होता है भैया। अब देखो भैया तत्पुरुष समास कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। अब आ जाएगा आपका कर्मधारय समास। तो भैया थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज को ध्यान रखना है, कर्मधारय समास में तुम्हें क्या पता चलेगा। देखो बेटा, विशेषण और विशेष्य अगर आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो इसी चैनल पर जाकर पढ़ लीजिएगा। मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूं। विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है? जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसको विशेषण कहते हैं, और जिसकी बताई जा रही है वो विशेष्य होता है। जैसे मान लीजिए काला घोड़ा संज्ञा है, ठीक है ना, गुलाब संज्ञा है। घोड़ा काला है कि सफेद है कि नीला है कि पीला है, गुलाब लाल है कि काला है कि पीला है, तो गुलाब की विशेषता है कि वो लाल है, तो लाल विशेषण हो जाएगा, गुलाब जो है आपका विशेष्य हो जाएगा, घोड़ा विशेष्य हो जाएगा, और काला है कि सफेद है वही उसका जो कलर है वही उसकी विशेषता है, और जिस जो विशेषता है वही विशेषण कहलाता है। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है बेटा, इस समास के पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेषण का विशेष्य होता है, यानी पहला विशेषण होगा दूसरा विशेष्य होगा। अब आओ देखो यहां पर, देखो जैसे सदगुण, अब यहां पर आपको समझ में आ रहा है गुण कैसा है, गुण कैसा है, गुण अच्छा है। दुर्गुण होता तो गुण कैसा है, उसका दुर्गुण है, उसकी विशेषता बताई जा रही है। तो सद तथा गुण दो पद हैं, चूंकि इसका पहला पद विशेषण है भैया और दूसरा पद उसका विशेष्य है, अतः यहां कर्मधारय समास होगा। समझ में आ रही है बात? अब देखो यहां पर, अतः जहां सामासिक पद के दोनों खंडों में विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय संबंध हो वहां कर्मधारय होता है। उपमान और उपमेय क्या है? चांद सा मुखड़ा। अब इसमें उपमान और उपमेय क्या है जरा बताना मुझे, सर्च करके लिखना कमेंट सेक्शन में। अब आगे चलते हैं, कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। कमल, एक शब्द दिया गया है बेटा, एक शब्द दिया गया है नील कमल। तो कमल किस प्रकार का है बेटा? नीला कमल। तो कमल की विशेषता क्या है? यहां पर पहला पद क्या है? विशेषण है। महान राजा, महाराज, महाराज क्या है? महान है एकदम, तो विशेषण है। यहां पर राजा कैसा है? महान है। नृसिंह, नरों में सिंह के समान यानी शेर के समान, तो सिंह शेर के समान क्या है? यहां पर उपमान उपमेय की तुलना की जा रही है भैया, समझ रहे हैं? चलो आ जाओ आगे चलते हैं। अब देखो कुछ ऐसे ही आपको मिल जाएंगे, जैसे विद्याधन में विद्या रूपी धन, सतजन में सज्जन, पीतांबर पीला अंबर, नीलकंठ नीला कंठ, कंठ कैसा है? नीला है। लेकिन अगर नीलकंठ आपसे कभी पूछा जा रहा है, ये उपमावाचक का उदाहरण दिया गया है कि नीलकंठ कौन सा है, तो ये अभी आपके लिए क्या है बेटा? सवाल है, आगे जवाब इसका मिल जाएगा। नीलकंठ क्या है? बहुब्रीहि समास है। कैसे है, क्या है, आगे समझाऊंगा, यहीं पर सब समझा दूंगा तो समझ ही नहीं पाओगे। चलो अब द्विगु समास। जब मैं छोटा बच्चा था मैं बड़ी शरारत नहीं करता था लेकिन उसको मानो मत, नहीं करता था भैया। द्विगु मतलब यहां पर जब मैं छोटा था तो मैं शिशु मंदिर में पढ़ा करता था, तो वहां क्लास का नाम ऐसे करता होता था, शिशु मतलब एकदम छोटा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो द्वि का जहां पर भी आपको समझ में आए द्वि, तो इसका मतलब आपको समझ आना है कि भैया पहला पद संख्यावाची होगा। किसी संख्या की अगर बात हो रही है, पहले पद में संख्या की बात हो रही है और बाद में उसका समूह हो जा रहा है, बाद में दूसरा पद समूह का बोध करा रहा हो, तो तुरंत आपको बता देना है क्या, क्या बता देना है कि सर द्विगु समास है। जैसे देखो, जिस समासिक पद का पहला पद संख्यावाचक होता है और दूसरा समूह का बोध करवाता है, जैसे नवरात्रि हम मनाते हैं, तो नवरात्रियों का समूह। चौराहा, बेटा चौराहा चले जाना पान लेते आना खाने के लिए, या चौराहे पे चले जाओ तुम्हें किताब मिल जाएगी। तो जब चौराहे आप जाओगे, चौराहा क्या होता है? चार राहों का समूह होता है बेटा। देखो आओ एग्जाम्पल के तौर पर समझो, यहां पर देखो त्रिलोक, तीन लोकों का समूह। तीन लोग कौन कौन से हैं जरा बताओ, अगर बता पाओ तो। चौमास, चार मासों का समूह। भैया रुक जाओ प्रभु, थोड़ा सही से चलो। नवरात्र, नवरात्रियों का समूह बेटा, और चौमास जैसे मैंने बताया चार मासों का समूह। चार मास क्या मतलब होता है? मंथ, महीना। नहीं के द्वारा सर जी मास क्या है? महीना। तो जहां पर भी पहला क्या हो बेटा? संख्यावाचक और दूसरा पद प्रधान है, अतः इसे द्विगु पद कहते हैं। इसमें पहला पद संख्यावाची, दूसरा पद प्रधान है, ये बात ध्यान रखना लल्ला। प्रधान बताया था ना कौन सा पद, कहां का पद। अब द्वंद्व समास, जब कभी भी बेटा
अथवा, और, तथा, या, इन सब का बीच में लोप हो जाए। और लोप हुआ था ना पहले ही स्लाइड में, हाँ, भाई और बहन, माता और पिता। अगर यहां पर और का लोप, मोस्ट ऑफ और ही दिखेगा, तो अगर इन सब का लोप दिख रहा है तुरंत बता देना सर जी द्वंद्व है। दो लोग हैं इसमें, भाई बहन दोनों प्रधान होंगे। आइए देखते हैं इस समास में पहला और दूसरा, भाई यार क्यों, हाँ, इस समास में पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान होते हैं बेटा। इसमें ऐसा नहीं है कि पहला पद कुछ और होगा दूसरा पद कुछ और नहीं, दोनों पद प्रधान है बाबू। दोनों पदों को मिलाते समय और शब्द का लोप कर दिया जाता है। कुछ शब्द और हैं जो मैं बता देता हूं। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच से और, तथा, एवं, या आदि का प्रयोग हो तो उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं खाली तुमसे पूछूंगा, पाप और पाप पुण्य में क्या होगा? पाप अथवा पुण्य, या पाप और पुण्य हो जाएगा। राजा, रंक, राजा सॉरी, राजा और रंग। गंगा, यमुना, गंगा और यमुना बेटा। भाई ये क्यों नहीं हो रहा है? गंगा और यमुना। अब यहां पर तीनों आपके सामने एग्जाम्पल दिए गए, तो क्या मेरे महानुभावों आप सब एक उदाहरण मुझे दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो फटाफट कमेंट सेक्शन में बढ़िए आगे चलते हैं। आगे बहुब्रीहि समास, भैया बहुत पद, पहला पद दूसरा पद, पहला पद दूसरा पद सर कर रहे हैं आप। ये ऐसा समास है जिसमें दोनों पद बेकार है। इसमें कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है बेटा, जैसे मैंने आपसे कहा था नीलकंठ। अब आगे पढ़िए तब आगे समझाता हूं। इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता अथवा अपने पदों से अलग किसी अन्य संज्ञा का विशेषण होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे कहा, यहां पर हमारे गणेश जी बैठे हुए हैं, इनका नाम है लंबोदर। तो लंबा है उदर जिनका, अर्थात गणेश जी लंबोदर। नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, अर्थात शिव जी। चक्रधर, चक्र को धारण किए हैं जो, अर्थात विष्णु जी। पीतांबर, पीला है अंबर जिनका, अर्थात अंबर माने वस्त्र भी होता है बेटा। पीला है अंबर जिनका, अर्थात क्या होगा? कृष्ण जी। आइए देखते हैं, एक एक एग्जाम्पल को समझते हैं। चक्रधर, जहां पर तीसरे का बोध हो रहा है, चक्र को धारण करने वाले अर्थात विष्णु जी। चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर पर, चंद्र है शेखर पर जिसके, अर्थात चंद्र है शेखर मतलब जिसके चंद्र माथे पर, जिसके माथे पर क्या हो? चंद्रमा विराजमान हो। वो कौन है? वो हमारे विष्णु जी हैं। मैंने कहा दशानन, दशानन, हट रावण 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 हूं मैं, गाना आया था। तो जैसे ही मैंने कहा दशानन, तुरंत आप कह दिए कि सर जी अर्थात रावण। मतलब जहां पर किसी तीसरे का बोध हो रहा हो बेटा, तो वो हो जाता है तुरंत तत्काल प्रभाव से बहुब्रीहि समास। तो आई होप आपको ये पूरा सब समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो एक छोटा सा उदाहरण लिख के मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं समझ जाऊंगा कि मेरे बच्चे अब एकदम समझ गए हैं चीजों को। फटाफट तेजी से, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने का एक रूल होगा, कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा जो आप कमेंट सेक्शन में करोगे। लेकिन जो मैं कराऊंगा उसमें भी मैं आपको 5 सेकंड का मौका दिया करूंगा। 5 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन बताना है, आंसर, और फिर हम शुरू करेंगे अपने इस क्वेश्चन को। फटाफट तेजी से बताइए। आप रूल समझ गए होंगे, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। राजपुत्र, अब भैया यहां पर क्या बीच में छुपा हुआ है? क्या बीच में छुपा हुआ है? राजा का पुत्र। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी समास। 5 4 3 2 1। आंसर क्या होगा बेटा? यहां पर तत्पुरुष, अगर संबंध दिया होता तो संबंध तत्पुरुष हो जाता, लेकिन तत्पुरुष ऐसा ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा बेटा। चलो फटाफट तेजी से, राम लक्ष्मण। अब बताओ बेटा, 5 4 3 2 1। आंसर क्या होगा मेरे लल्ला? द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। क्या होगा? द्विगु, संख्या नहीं है, विशेषण नहीं है, दोनों पद प्रधान है, बहुब्रीहि नहीं है, तीसरे का बोध नहीं हो रहा है, बचा तो एक ही। एलिमिनेशन मेथड का सर प्रयोग करेंगे और तुरंत खटाक से आंसर बता दिया करेंगे। चलो पितामह, बहुत विवादित क्वेश्चन है, पीसीएस में भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया, विवाद हो गया, लेकिन अभी हम इसको उसी प्रोस्पेक्टस में सोचेंगे यहां पर कि हमें किसी तीसरे का बोध हो रहा है। पितामह अर्थात पिता के भी पिता, जो है पिता के समान, अर्थात दादाजी, ठीक है ना? तो तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि, अव्ययी, भाव समास। फटाफट कमेंट सेक्शन में मैंने बोला ना कि कुछ मैं कराऊंगा, कुछ आपको करना है दिन रात। क्या दोनों पद में कोई प्रधान दिख रहा है? जी हाँ, दोनों प्रधान दिख रहे हैं सर जी। तो बताओ, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास। 5 4 3 2 1। आंसर क्या होगा बेटा? यहां पर क्या होगा? कोई विशेषण विशेष्य होता, विशेषण होता इसका, तो ये कर्मधारय हो जाता।
द्वंद्व, हाँ हाँ, तत्पुरुष होगा नहीं सर, अव्ययी भाव समास से कोई मतलब ही नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, फटाफट तेजी से बताइए। दिन और रात होगा बेटा, द्वंद्व समास और का प्रयोग होगा बीच में। चलिए फटाफट, महापुरुष, महान है जो पुरुष, बताओ भैया महापुरुष क्या होगा, ये आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूं, फटाफट यही कमेंट सेक्शन में बताओ, यही बताना है लल्ला, यही बताना, ये नहीं कि इधर उधर कहीं, फटाफट बताइए। ये भी 5 सेकंड के आंसर अंदर, 5 4 3 2 1 आंसर आ गया होगा, फटाफट बताइए। कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये प्यारे तरीके से हमने समास और समास विग्रह पढ़ा बेटा, एकदम ध्यान से लेक्चर देख लेना, नहीं समझ में आएगा फिर से एक बार रिपीट करके देख लेना, जीवन में नहीं भूलना है। तो आई होप आपको ये प्यारी सी क्लास आपको समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो कमेंट में अपना प्यार दिखा देना कि जी हाँ सर, एकदम जो भी जैसा भी लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताना यार, तुम्हारे बताने से ही अगली और क्लासेस में हम आगे चीजें लाएंगे और अच्छी अच्छी, फटाफट तेजी से बताइए। और इसी के साथ आपको प्यारे तरीके से क्या करना है बेटा, इस सेशन को पूरे रिवाइज कर लेना है, यानी रिवीजन, रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, रिवीजन नहीं करोगे चीजें दिमाग से निकल जाएंगी लल्ला। तो रिवीजन करना है और बहुत मुस्कुराते हुए यहाँ पर जो होमवर्क आपको दिया था, होमवर्क में ही रिवीजन है बेटा, ठीक है ना। तो चलिए, ये प्यारी सी क्लास थी, बहुत सारा साथ देने के लिए थैंक यू। जैसा कि हमेशा कहा जाता है कि धन्य हो भाग्य हमारे, आप हमारी क्लास में पधारे, बहुत बहुत शुक्रिया क्लास लेने के लिए। मेरा बहुत सारा प्यार आप सभी के साथ है। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी प्यारे लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।